स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो जापान की संसद से निकल कर आ रही है और इस वीडियो में ना बड़ा जोरदार बहस चल रहा है। जो जापान की पीएम है उनसे बहुत कठोर सवाल हो रहे हैं। वहीं जापान के एक्सपर्ट अब अपनी ही पीएम को ये कह रहे हैं कि क्या आप 1931 वाला हाल लाना चाहती हैं। अब अचानक से ये मुद्दा क्यों गरमाया है और साथ ही साथ क्या भारत बिल्कुल सही था और बहुत सोचा समझा रणनीति के तहत भारत चला है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत कहीं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ न ले जाएं। भारत बिल्कुल सही तरीके से सोच रहा था और सही तरीके से चल रहा था। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी जापान और चाइना के बीच में जो चल रहा है उसका बहस जापान के संसद में भी हो रहा है और यहाँ चर्चा हो रही है कि क्या जापान एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? 1931 का भी जिक्र आ रहा है कि 1931 वाला हाल एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। अब क्या हुआ था 1931 में? उत्तर पूर्वी चीन का एक हिस्सा था मंचूरिया। जापान जब टेक्निकली काफी मजबूत होने लगा तो जापान को ना रेयर अर्थ मटेरियल्स की जरूरत पड़ने लगी और भी कई ऊर्जा के संसाधनों की जरूरत पड़ने लगी। अब छोटा सा जापान, छोटी सी जमीन, उसके खुद के कितने ऊर्जा के संसाधन रहेंगे या कितने रेयर अर्थ मटेरियल रहेंगे। तब आया विस्तारवाद कि अपनी जमीन को बढ़ाना है और जापान उसने एक ऑपरेशन चलाया उत्तरी पूर्वी चीन में जो उस समय मंचूरिया कहलाता था और जापान इसको मांचुको कहता था। 1905 में रूस जापान की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में क्षणिक जीत जापान को मिली और इसके बाद जापान ने दक्षिण मंचूरिया के रेलवे को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मंचूरिया में कोयला था, लोहा था, सोयाबीन था जो जापान के लिए जरूरी थे। 1929 में महामंदी आई थी और महामंदी के बाद जापान को कच्चे माल और बाजार की बहुत ज्यादा जरूरत थी और जापान ने फिर उत्तर पूर्वी चीन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब इन्हें हासिल तो करना था इस जगह को, तो हासिल कैसे करें? जापान की काटुंग सेना जो मंचूरिया में तैनात थी उसने खुद ही एक विस्फोट किया दक्षिण मंचूरिया के रेलवे के एक छोटे से हिस्से में और जापान ने चीन पर आरोप लगा दिया कि चीनी सैनिकों ने रेलवे को उड़ाया है, जबकि जापानी सेना का खुद का काम था। बाद में ये प्रूफ भी हुआ। ये बहाना बनाया गया ताकि जापान पूरे मंचूरिया पर सैन्य कब्जा कर सके और 18 सितंबर 1931 मुगदेन नाम की जगह पर कब्जा हो गया। 19 सितंबर जापानी सेना ने पूरे मंचूरिया में फैलना शुरू कर दिया। फरवरी 1932 तक मांचुको नामक एक कठपुतली राज्य की स्थापना भी कर दी गई और यहाँ पर गद्दी में जापान ने अपने चहेते सम्राट को बिठा दिया। अब ये जो कार्यवाही थी ना, ये कार्यवाही बड़ा आक्रामक था। लीग ऑफ नेशंस से 1933 को जापान को निकालकर बाहर कर दिया गया। अमेरिका ने मांचुको को मान्यता नहीं दी और जापान के लिए परिणाम क्या हुआ? जापान को एक आक्रामक देश माना गया। जापान के साथ अलगाववाद शुरू हो गया। चीन के साथ फिर एक दूसरा युद्ध हुआ 1937 में और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए कदम रखा जाने लगा। अब यहाँ अंतिम हार हुआ 1945 में। सोवियत संघ ने मांचुको पर हमला किया, जापान की हार हुई। अब ये घटना आज क्यों कहा जा रहा है कि ये घटना जापान के लिए एक सबक है? दरअसल जापान की जो पीएम है तकाची ने एक बात कह दी और उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर हमला होता है और अमेरिका यहाँ पर ताइवान को बचाने के लिए आता है तो जापान अमेरिका को पूरी सहायता करेगा, पूरी सैन्य सहायता करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि ये जापान के अस्तित्व की बात है। जापान तभी तक है जब तक ताइवान है। अगर दूर की सोचें तो तकाइची सही कह रही हैं, लेकिन उनके अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना है। ये जो ताइवान का द्वीप है ये द्वीप दूर है हमसे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके संसद में एक बहस हुई। मैं चाहती हूँ इस बहस को थोड़ा सा आप सुने। हालांकि ये जापानी भाषा में है लेकिन बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। यहाँ क्या हो रहा है। 主権国家なわけないじゃないですか。植民地なんですよ。残念ながら今の日本は植民地。私はそう考えてます。大臣はこの国は
植民地だと思われますか？主権国家でございます。यहाँ जापान के एक सांसद अपने प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं कि क्या हमारा जापान एक स्वतंत्र राष्ट्र है, आप बताओ। फिर वो खड़ी होती हैं, कहती हैं हाँ ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। फिर ये सवाल करते हैं अगर स्वतंत्र राष्ट्र है तो रूस ने हमारे इलाके हमें क्यों नहीं लौटाए। रूस ने कहा था कि वो हमें द्वीप दे देगा जिन द्वीपों पर हमारा अधिकार है, लेकिन रूस ने हमसे गारंटी मांगा था कि आप गारंटी दो, कोई बेस नहीं बनेगा। जापान ने कोई गारंटी नहीं दी, जिसके बाद रूस ने वो द्वीप वापस नहीं दिए। क्या हम अमेरिका के उपनिवेश हैं, ये बात अब संसद में डिस्कस हो रहा है, आप सोच सकते हैं। और एक बार नहीं कई बार इस सांसद ने यही कहा कि हम अमेरिका के उपनिवेश बन गए हैं, हम अमेरिका के सोच पर चल रहे हैं। अब इनका मानना है कि हम क्यों चाइना के साथ झगड़ा मोल लेने जाएं ताइवान के लिए। वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन होगा। इसके अलावे सवाल ये है कि क्या हम इस युद्ध को बड़ा नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा द्वितीय विश्व युद्ध की तरह हम पर भारी पड़ेगा। खैर, अब तकाइची की बात अगर देखें तो तकाइची की बात आपको सही लगेगी कि भविष्य में फिर चाइना जापान की तरफ भी बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज देखने को मिल रहा है, अब जापान के अफसर क्या कह रहे हैं, कुछ ऑफिशियल कह रहे हैं कि नहीं ये जो राय है ना, ये राय पर्सनल उनकी है, तकाइची की है, आधिकारिक राय नहीं है। और चाइना यहाँ बुरी तरीके से नाराज है। चाइना ने बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। हमने आपको बताया था कि चाइना के राजदूत ने यहाँ तक कह दिया था कि उनका गला काट देना चाहिए वगैरह वगैरह। और इसके अलावे चाइना के दूतावास की तरफ से बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि आप ऐसा मत करो, आप रिलेशन खराब कर रहे हो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चाइना की जो आक्रामकता है वो छिप नहीं रही है, ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना ने वार्निंग दी कि कोई भी अगर ताइवान की मदद को सोच रहा है तो ये बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ एक गेम खेलने की कोशिश हो रही है एशिया में तो ये भारी पड़ेगा। अब तकाइची ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, क्या सीधा पंगा ले रही हैं चाइना से, वही सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका मदद करेगा या अमेरिका जानबूझकर जापान से ये सब कुछ करवा रहा है। बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल कर दिया था कि अगर ताइवान पे हमला होता है तो कौन कौन सा देश हमारे साथ है, जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया था। जापान ने भी इसका जवाब गोल मटोल भाषा में दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने भी गोल मटोल में दिया था। अब क्वाड का एक युद्धाभ्यास हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी, अमेरिका भी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करा होगा, क्वाड को लेकर भले चाइना कहता है कि ये नाटो का रूप है, एशिया में नाटो का रूप है, लेकिन भारत ने ना कभी भी क्वाड को एक सैन्य गठबंधन नहीं कहा है। और भारत पूरी तरीके से अमेरिका के बताए गए रास्ते पर नहीं चल रहा है कि हाँ भाई चाइना के खिलाफ हम खड़े हो जाएं। कोई भी लड़ाई लड़नी है तो तभी लड़नी है जब खुद को मजबूत पाए और खुद के बल पर लड़नी है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।